स्वागत है आपका आईपीओ कॉर्नर में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज जिस आईपीओ की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है सरस्वती साड़ी डिपो। जैसा कि नाम से जाहिर है, साड़ी का कारोबार है कंपनी का। कोल्हापुर से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है 1966 में और फिलहाल कोल्हापुर और उल्लासनगर इनके 2 स्टोर हैं, वहां से कंपनी ऑपरेट कर रही है। कोल्हापुर से शुरू हुई सफर की शुरुआत के बाद अब ये जो देश के जो बड़े जो साड़ी सेंटर हैं, वाराणसी हो, मदुरई हो, ये तमाम जगहों पर अपनी पकड़ बना चुकी है, अपने संबंध वहां पर विकसित कर चुकी है और उनके जरिए कारोबार कर रही है। बता दें आईपीओ की डिटेल्स आपको। 160 करोड़ रुपए का ही आईपीओ का इसका साइज है, तो छोटे साइज का इशू है। लिस्टिंग के बाद करीब 650 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप इसका होगा। फ्रेश इशू इसमें 104 करोड़ है। ओएफएस है 56 करोड़, जिसमें कि जो इनके जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे। लॉट साइज है 90 शेयरों का और प्राइस बैंड है 152 से 160 रुपए प्रति शेयर का। तो क्या सरस्वती साड़ी डिपो पर आपको दांव लगाना है? क्या ये कंपनी ठीक है? पैसे लगाएं ना लगाएं? क्योंकि देखिए सब्सक्रिप्शन के लिए बड़ा मारामारी होने वाली है। 160 करोड़ रुपए का आईपीओ और आईपीओ मार्केट में थोड़ी सी बॉयंसी है। अभी हाल फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग सुस्त हुई, लेकिन लिस्टिंग के बाद देखिए किस तरह की रफ्तार कंपनी दिखा रही है। तो जरा चर्चा करते हैं सरस्वती साड़ी के बारे में। हमारे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आस्था जी, हम पढ़ रहे थे कंपनी के बारे में कि 13,000 कस्टमर्स के जरिए ये कंपनी काम कर रही है, सरस्वती साड़ी डिपो। और एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये भी दिखी, डिस्पाइट द फैक्ट की साइज बहुत छोटी है इस आईपीओ की, डेट टू इक्विटी रेशियो इन्होंने लगातार सुधारा है। पिछले 3 साल 4 साल का मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था। आप कंपनी को किस तरह से देख रही हैं और कितना दम आपको लग रहा है इसमें? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। आज ओला पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि बहुत बढ़िया लिस्टिंग ही मानी जाएगी अभिषेक जी। फ्लैट रहा था वो 5-7 मिनट के लिए, फिर जो रफ्तार पकड़ी तो बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई ओला की और आईपीओ मार्केट में एकदम बाहर लेके आया वो लिस्टिंग। और अब देखेंगे सरस्वती की तरफ, तो देखिए ये B2B बिजनेस में है, ये साड़ी की कारोबार में है और इनका अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो 1966 से, तो काफी काफी पुरानी ये कंपनी है, 1966 से है। और पूरी जो इंडिया में जितने भी तरह के वीवर्स हैं, सबके साथ इनका नेटवर्क है, क्योंकि साड़ी में भी बहुत अलग-अलग फॉर्म्स रहती हैं। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कोल्हापुरी साड़ी, नवारी साड़ी, बनारसी साड़ी, अगर दूसरे प्रदेशों की बात करें तो सब तरह की जो साड़ी की अलग-अलग फॉर्म्स रहती हैं, तो इनका सबके साथ जो वीवर्स के साथ कनेक्ट है वो बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये लोग B2B में है बेसिकली। आपने बिल्कुल सही बोला कि इनका डेट टू इक्विटी लगातार घटता हुआ आ रहा है। 0.67 FY24 का अगर मैं डेट टू इक्विटी की बात करूं तो 0.67 के आसपास इनका डेट टू इक्विटी चलता है। देखिए इश्यू हमें ठीक ठाक लग रहा है। इसके पीछे के 2 कारण हैं। सबसे पहले तो क्योंकि इनके जो खुद के स्टोर्स हैं वो ज्यादा नहीं है। कोल्हापुर और उल्लासनगर 2 ही जगह इनके स्टोर हैं, जिसमें भी मेजरली 82% इनका कोल्हापुर से आता है। तो पहली चीज तो वो है कि रिटेल में इनकी प्रेजेंस कम है। अगर रिटेल में प्रेजेंस रहती तो आपके मार्जिन्स बहुत बढ़िया बढ़ते हैं। ये हमने हमेशा देखा है, जो डायरेक्ट कस्टमर B2C वाले बिजनेस में मार्जिन्स हमेशा कंपनियां बढ़िया गार्नर करती है। और यहाँ पे अगर मैं इनके EBITDA मार्जिन्स की बात करूं तो तकरीबन 6% के आसपास EBITDA मार्जिन है, 6 से 7% के आसपास, और 3 से 4% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन है FY24 में। तो मार्जिन थोड़े से, ये बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है कि मार्जिन में थोड़े अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें वीकनेस लगती है। वीकनेस इन द सेंस क्योंकि ये जिस तरह के कारोबार में है उसमें थोड़ा लो मार्जिन रहता है, तो वो एक देखने वाला पॉइंट है। तो हमें ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा कैंडिडेट रह सकता है और उसी हिसाब से सब्सक्राइब की रेटिंग लॉन्ग टर्म के लिए दी जा रही है। उसके पीछे का एकमात्र कारण मैं बताती हूँ, 1 या 2 कारण है। एक तो जिस तरह से ये ऑनलाइन में भी अब टारगेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और ऑनलाइन सेल्स जो होती है वो टोटल 4 to 5% ऑफ टोटल सेल्स हम मानते हैं अगर पूरे इस इंडस्ट्री को देखें, तो वहां पे कंपनी फोकस करने जा रही है। और दूसरी तरफ एथनिक वेयर मेंस सेगमेंट में भी फोकस करने जा रही है। और मेंस सेगमेंट में एथनिक वेयर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो उसका भी मार्केट काफी बड़ा है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये जो 2 फोकस एरियाज रहेंगे, ये कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर हो सकते हैं और वहां से कंपनी की ग्रोथ आती भी नजर आएगी। इसलिए सब्सक्राइब की रेटिंग है लॉन्ग टर्म पर्पस।
आस्था, सभी सवालों के जवाब हमेशा की तरह आपने अपने एक ही जवाब में दे दिए हैं, लेकिन माफ़ी चाहूंगी, बहुत सारे पॉइंट्स आपको दोबारा से दोहराने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं और पॉइंटेड हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम इस सेक्टर के स्ट्रक्चर को भी समझें आपके जरिए। होलसेल इंडस्ट्री अगर हम देखें साड़ी के मामले में तो काफ़ी कंपेटिटिव है, लेकिन साथ ही फ्रैगमेंटेड भी है। मार्जिन्स देखें तो यहाँ पर लो है और सीजनल सिग्निफिकेंस यहाँ पर हमें ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। 3 लाख SKUs हैं, जैसे कि आपने कहा कि तमाम तरह के वीवर्स और जगह से जो है वो सोर्स की जाती हैं साड़ियाँ। उसके अलावा अगर हम फिस्कल ईयर 2024 में देखें तो रेवेन्यू लगभग 610 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आया है और प्रॉफिट 29.52 करोड़ के आसपास का आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आपने कहा लॉन्ग टर्म बेट है, लेकिन क्या हाई रिस्क इन्वेस्टर्स को इस तरह के क्षेत्र में पैसे डालने चाहिए? क्योंकि इंडस्ट्री डायनामिक्स इतने बेहतरीन तरीके से इवॉल्व नहीं है। अगर आप देखें, बहुत ही नीश सेगमेंट है, तो यहाँ पे लो मार्जिन्स का खतरा हमेशा आपको होगा, क्योंकि अधिकतर जो बाजार है वो काफी अनऑर्गेनाइज्ड है और काफी अच्छा भी है। तो आप कैसे देखती हैं? बोला जो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो ही इस तरह का है, इसीलिए हम सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हाई रिस्क लेने वाले जो हैं इन्वेस्टर्स, उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि अगर लॉन्ग टर्म इतना भी इश्यू में इतनी बड़ी अट्रैक्टिवनेस नहीं है, क्योंकि जो भी इनके आगे जाके ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे उसी के बेसिस पे ये इश्यू थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। अभी इनका कनेक्ट बहुत अच्छा है, खुद थोड़ा डिजाइन करते हैं, सब तरह के वीवर्स के साथ कनेक्ट है, और देखा जाए तो ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिनका की इतना बड़ा कनेक्ट है, तो वो एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जैसे आपने टॉप लाइन की ग्रोथ की बात की, तो सीएजीआर ग्रोथ टॉप लाइन में अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है। ऑल्दो बॉटम लाइन और एबिटा में इन्होंने बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, बट टॉप लाइन में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है अभी तक वो उसको आउटपेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो ही मुझे पॉइंट लगता है कि एक तो सबसे पहले कि इंडस्ट्री में जिस तरह की ग्रोथ आ रही है उसके हिसाब से टॉप लाइन की ग्रोथ नहीं है। इंडस्ट्री इस तरह से फ्रेगमेंटेड नेचर की भी है, साइक्लिकलिटी भी होती है, पर कविता हम सब जानते हैं आजकल अगर मॉनसून की भी बात करें तो कुछ ना कुछ त्योहार निकल के ही आते हैं, रक्षाबंधन आता है, तो सारी एक ऐसी चीज है कि जिसकी डिमांड मतलब रहती है। तो बहुत ज्यादा सिक्लिकल नेचर या फिर वेडिंग डिपेंडेंट नेचर हम जिसे बोलते हैं वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कंपनी को और यहाँ पे मुझे लगता है कि और थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल्स को और मजबूती के साथ दिखाना पड़ेगा आगे जाते हुए। इनके जो प्योर हैं जिसमें कि साई सिल्क कला मंदिर करके आता है, अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे तो उनकी डेफिनेटली रिटेल प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है और ग्रोथ उनकी काफी बढ़िया है एज कम्पेयर टू मैं अगर इनकी बात करूं स्पेशली टॉप लाइन की, और दूसरे पैरामीटर्स जो कि मार्जिन है वो भी उनके ज्यादा अच्छे हैं। तो इसीलिए लगाने की तो सलाह है, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हो, क्योंकि एक चीज और होती है, हम जब भी इश्यू एनालाइज करते हैं तो ये भी देखते हैं कि इश्यू का साइज कैसा है। इश्यू का साइज बहुत छोटा है और इस तरह के छोटे इश्यू के साइज में लिस्टिंग गेन नहीं होना ऐसा पॉसिबिलिटी कमी रहती है। लिस्टिंग गेन भी होते हैं, लेकिन कितना कॉन्फिडेंस आता है उसी के लिए हमने लॉन्ग टर्म में हमारा कॉन्फिडेंस है, लिस्टिंग गेन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इश्यू, पर लॉन्ग टर्म नजरिए से लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा इस आईपीओ। ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया रखें सरस्वती साड़ी डिपो में। आस्था जी, अच्छा 2 चीजें हैं, एक चीज को मैं जो निवेशक है उनके एंगल से परेशान हूं और एक कंपनी के एंगल से। एक तो ये है कि नहीं, छोटा साइज है, 160 करोड़ रुपए है, तो लगा भी दिए तो सब्सक्रिप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, लगेगा नहीं लगेगा, पता नहीं। और दूसरी चीज ये है कि जो इनका रेवेन्यू जो कॉन्सेंट्रेशन है 80% के 90% के आसपास साड़ी की बिक्री से आ रही है। उसमें भी जो कोल्हापुर वाला स्टोर है उसका जो रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है 85% के आसपास है। और एक तीसरी चीज ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है इनका वो काफी कम है, मतलब उसको देख के बड़ा उत्साह नहीं हो रहा है। तो क्या छोड़ दें इसको, मतलब ना ही लगाए और एक बार लिस्ट हो जाए फिर देख लें क्या मिलता है हमें? बिल्कुल अभिषेक जी, इसीलिए मैंने बोला कि कोई बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म हमको इस आईपीओ को लेके नहीं है, लेकिन मैं फिर बोलती हूँ छोटा इश्यू साइज होता है तो लिस्टिंग के लिए प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि साइज छोटा है। छोटे इश्यू साइज में एक चीज होती है कि वो ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट हो जाते हैं, तो वहां पे लिस्टिंग गेन की प्रिडिक्शन थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। तो वो एक अगर पॉसिबिलिटी को हटा दे तो बहुत बड़ी अट्रैक्टिवनेस कुछ इस आईपीओ में नहीं है, एक्सेप्ट की फैक्ट कि ये जो एंट्री करने जा रहे हैं जैसे कि मेंस वेयर, एथनिक मेंस वेयर में या फिर ई कॉमर्स वाला फोकस ये बढ़ा रहे हैं, तो वहां से जो ग्रोथ ट्रिगर्स आते हुए नजर आएंगे, तो
तो वो शायद कंपनी के फाइनेंशियल्स को और भी मजबूती प्रदान करे, लेकिन फिर भी जो ट्रिगर है एक्सपेंशन, मार्जिन एक्सपेंशन का, उसको आने में समय लगेगा। तो बहुत ही यहाँ पे अगर पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं, रुक सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाए, और नहीं भी लगाया तो भी चलेगा। मतलब कोई बहुत अट्रैक्टिव ये लगता नहीं, लेकिन मैं फिर रिपीट करती हूँ, छोटे इश्यू साइज की वजह से लिस्टिंग गेन की प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसमें लिस्टिंग गेन भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो एक कॉल इन्वेस्टर को लेना है। बाकी बहुत बड़ा अट्रैक्टिवनेस इसमें कुछ है नहीं, तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना हो तो लगाए, नहीं तो फिर अपना कॉल ले। जी बिल्कुल। मेरा सवाल एक्चुअली एक्सपांशन पर रहेगा। यहाँ पे फंड किस तरह से यूटिलाइजेशन हो सकता है? जैसे कि आपने बताया कि रिटेल स्टोर्स इनके थोड़े कम है, तो क्या इस इशू से थोड़ा एक्सपांशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इनके जैसे मेन मार्केट महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक है, तो क्या ये और रीजन्स बढ़ा सकते हैं या स्टोर को यहाँ पे बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, ये कंपनी का जो अभी तक का इरादा है वो तो यही है कि B2B बिजनेस में ही ये कंटिन्यू करेंगे। तो अगर B2B बिजनेस में कंटिन्यू करेंगे तो उसमें फिर रिटेल एक्सपेंशन का अभी ऐसा लगता है कि कंपनी अभी जो अपना इनका लेगेसी बिजनेस है उसी को ही आगे बढ़ाने में ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड लग रही है कंपनी। तो और क्योंकि फंड का यहाँ पे यूटिलाइजेशन आपने पूछा, तो वो भी वर्किंग कैपिटल को मीटअप करने के लिए, उसमें कोई स्टोर एक्सपेंशन की चर्चा RHP में कंपनी ने की नहीं है। तो बिजनेस स्ट्रेटेजीज में जरूर कंपनी ने ये बोला है कि हम एथनिक वेयर में आएंगे, मेंस एथनिक वेयर में, और ई कॉमर्स सेल्स को बढ़ाएंगे, लेकिन स्टोर सेल्स, स्टोर एक्सपेंशन की बात कंपनी ने की नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपने लेगेसी बिजनेस को ही कंटिन्यू करेंगे। कंपनी काफी पुरानी है, ग्रोथ भी ठीक ठाक है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें लगाने का विचार रखें। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो, उसके नजरिए से ना लगाते हुए लॉन्ग टर्म का विचार हो तो इसमें लगाने की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से है। ठीक है, आस्था जी ने कई बार कहा शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन होगा, कह नहीं सकते, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। यानी कि ये पुख्ता हो गया कि लिस्टिंग गेन अगर आप सोच रहे हैं ना सरस्वती साड़ी डिपो के IPO में, वो आपको नहीं होने वाला है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा भी सकते हैं या फिर वेट भी कर सकते हैं कि एक बार लिस्ट हो गई कंपनी, उसके बाद आप देख लीजिएगा, फिर से एनालाइज कर लीजिएगा, फिर और भी तमाम व्यूज़ आपको मिल जाएंगे इस IPO को लेकर लिस्टिंग के बाद भी। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक बार फिर से आज आपने समय निकाला और बहुत ही बारीकी से इस IPO का विश्लेषण किया। थैंक यू सो मच। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद शेयर बाजार आपका अधिकार में ढेर सारे सवाल आपका कर रहे हैं इंतजार।